क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज इन्वायरमेंट। जी हाँ, सारी चीजें इन्वायरमेंट बन गई, लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है और कुछ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पशु पक्षी हो गए, पानी हो गया, पहाड़ हो गया, तो ये सारा सब कुछ नेचुरल है। तो ये आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट हो गई। और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट अगर बात की जाए तो जैसे ये बोर्ड है, ये लाइट्स लगे हैं, ठीक है, ये मार्कर है हमारे पास में, तो ये हमारा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करती है? इन्वायरमेंट बनाती है। तो इस सेंस में अगर मैं कहूं, वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज आर इन्वायरमेंट। आ गया समझ में इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट इज आर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। और अगर हमारी इन्वायरमेंट नहीं होगी हमारे आजू बाजू, तो हम अपनी लाइफ को नहीं चला पाएंगे। जैसे हमें खाने के लिए क्या चाहिए रहता है? खाना चाहिए रहता है, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है, और ये सब कुछ हमें कहां मिलता है? हमारी इन्वायरमेंट में मिलता है। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अस एयर, वाटर, फूड, लैंड। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है? हमारी इन्वायरमेंट से मिलती है। हमें अपने आप को सर्वाइव करे रखना है, तो उसके लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? अब मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं कि हमेशा नेचुरल थिंग्स को ही आप इंक्लूड करोगे, ठीक है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट भी होती है, ह्यूमन इन्वायरमेंट भी होती है, उन चीजों को भी हम कंसीडर करते हैं। तो उस सेंस में इन्वायरमेंट क्या है? एक ब्रॉड टर्म है, काफी सारी चीजें उसमें आती है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर। थिंग्स वस्तु हो गई, वो लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। नेचर जो प्रकृति है हमारे आजू बाजू, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें मिलकर इन्वायरमेंट बनाती है। तो प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग से हमें पेड़ पौधे, हमारे आजू बाजू जगह होती है, हमारे आजू बाजू लोग होते हैं, हमारे आजू बाजू चीजें होती है, थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग भी होती है, लिविंग भी होती है, और नेचर होता है। अब जब ये सारी चीजें सराउंड कर लेती है किसे? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। आगे डेफिनेशन, इन्वायरमेंट दो तरह की होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट होती है और अगला ह्यूमन इन्वायरमेंट होती है। तो नेचुरल और ह्यूमन दो तरह की इन्वायरमेंट होती है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक होता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक यानी क्या होता है कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मतलब जिसके अंदर जान होती है। अब मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। जैसे हम एक पिक्चर बनाते हैं, तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट होती है, पूरा सब कुछ नेचुरल है। इस नेचुरल इन्वायरमेंट में दो चीजें होती है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो हम लिविंग हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ल्ड है ये बायोटिक कहलाएगा। एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स। अब चाहे तो आपके पपी को भी रख सकते हैं यहाँ पे। क्या हो गया? ये नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया हमारा। नेचुरल इन्वायरमेंट का भी कौन सा पार्ट हो गया? बायोटिक। बायोटिक इन्वायरमेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल गिवन में प्लांट्स और एनिमल्स। अब अबायोटिक क्या होता है? अ वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ये भी नेचुरल है सब कुछ, सूरज, पहाड़, नदी, ये सब कुछ भी नेचुरल है, लेकिन ये इनके अंदर जान है क्या? नहीं ना। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एग्जांपल गिवन में लैंड, जैसे जमीन देखोगे, लैंड, रिवर, माउंटेन, तो ये सारा सब कुछ क्या कहलाएगा? अबायोटिक। तो इन्वायरमेंट में ह्यूमन इन्वायरमेंट भी होता है। तो एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के आपस में जो एक्टिविटीज हो रही है, जैसे तो एक्टिविटीज एंड क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स आपस में जो क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन इन्वायरमेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट जो होती है तो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो देखो, उसमें क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक, अबायोटिक दोनों होता है, ठीक है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में अब जैसे आप देखोगे, वाटर होता है, ठीक है, एयर होता है, लैंड होता है, लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया। दूसरा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट जो हो गया, तो बिल्डिंग्स, पार्क, रोड, ब्रिज, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें किसने बनाई है? ये ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है। तो ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड लगा दिया ना आगे, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो गया। अब कुछ ह्यूमन इन्वायरमेंट भी होते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स ने ऐसा दिखता नहीं है। अब मान लो हमने रिश्ते बनाए हैं, वो हमने कंस्ट्रक्ट किया, जो दिख नहीं रहा है लेकिन है, तो वो क्या होता है? वो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। जैसे इंडिविजुअल्स, फैमिली। अब फैमिली क्या है? फैमिली कंस्ट्रक्ट की है, आपस में हमने इमोशंस से बनाई है ना। कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीजें ह्यूमन इन्वायरमेंट होती है जो ह्यूमन बीइंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये क्या है? ह्यूमन मेड है। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स हमने बनाई है, दिख रही है, लेकिन ये हमारी वैल्यूज, हमारे इमोशंस से बनी है, तो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट होती है। वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें क्या है? ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। अब इसमें कुछ चीजें बायोटिक होती है, कुछ अबायोटिक होती है। बताया था ना पिछले वीडियो में, बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ होती है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे बायोटिक और नॉन लिविंग सारे अबायोटिक हो जाते हैं, ठीक। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारा सब कुछ मिलकर बनता है नेचुरल इन्वायरमेंट। क्लियर? अब इट कंप्राइजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में देखो तीन चीजें होती हैं, मतलब हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ, की जो क्रस्ट होती है, सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जैसे ये पूरा अर्थ है,
ठीक है। अब इस अर्थ की जो टॉप लेयर होती है, ये मिट्टी वाली जो होती है, लिथोस्फीयर में क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट होती है, जो जमीन होती है ना मिट्टी, उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड क्रस्ट ऑन दी हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। आगे क्या देखें, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। तो ये देखोगे आप, तो ये क्या रहता है, इसमें रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी चीजों से बनी रहती है, और ऊपर की तरफ एक थिन लेयर रहती है सॉइल की, जैसे हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। मतलब नीचे क्या रहता है, मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े मिनरल्स, ये सारी चीजें रहती है, और ऊपर से एक सॉइल की लेयर रहती है, तो वो लिथोस्फीयर मिलकर बनाती है। क्लियर। फिर आगे अगर देखें तो लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। अब जमीन पे हम क्या क्या देखते हैं, पहाड़ भी जमीन से बना होता है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज भी जमीन से बने होते हैं। तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, प्लेन एरिया हो गया। तो फिर वैलीज, वैलीज मतलब क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो वादियां रहती है ना, ये वैली हो गई। तो इस तरह से लिथोस्फीयर में ही तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है हमें। तो लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। देखिए, लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। We also get minerals from lithosphere. lithosphere वो डोमेन है जो हमें क्या देता है, फॉरेस्ट देता है। जंगल कहां लगेंगे, आपके सिर पर नहीं लगेंगे, जंगल जमीनों पे लगते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, बहुत सारा। तो ग्रासेस भी कहां मिलेगी आपको, जमीन पे मिलेगी, जमीन मतलब लिथोस्फीयर पे। लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। वी ऑल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम लिथोस्फीयर। मिनरल्स जैसे क्या होता है, मिनरल्स में अगर आपको मान लीजिए कोल चाहिए, आयरन चाहिए, तो ये सारी चीजें कहां से मिलती है, सब मिट्टी में से ही तो निकलता है। तो लिथोस्फीयर इस सेंस में हमारे लिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर को हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं लिथोस्फीयर के बाद में हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, अर्थ का वो सारा पार्ट जहां पे पानी होता है, तो पानी वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। द डोमेन ऑफ द वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। तो जहां पे पानी होगा उस डोमेन को कहा जाएगा हाइड्रोस्फीयर। क्लियर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। पानी हमें कहां से मिलता है, नदी से मिलता है, रिवर से, तालाबों से मिलता है, पॉन्ड से, लेक से मिलता है, ग्राउंड वाटर भी होता है। तो उस सेंस में क्या है कि डोमेन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। एग्जांपल गिवन में रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस, ये सारी चीजें, ये सारा सब कुछ मिलकर बनता है हाइड्रोस्फीयर। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ पॉसिबल नहीं है बिना पानी के, लेकिन वाटर जो है, वाटर और ऑक्सीजन, ये सारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो सेंस में क्या, इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू हैव अ प्रॉपर हाइड्रोस्फीयर या फिर अ क्लीन एंड सेफ हाइड्रोस्फीयर फॉर देम। उनके सर्वाइवल के लिए साफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है। हमारा तीसरा नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर मतलब हवा वाला। एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ के ऊपर की एक थिन लेयर होती है, किसकी, एयर मासेस की, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहां पे देखो, सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर इसलिए लिखा है, एक थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो रहती है, एयर जो रहती है, उसे क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर बना हुआ है। कि एटमॉस्फेयर उड़ क्यों नहीं जा रहा, हवा है, हवा तो उड़ जाना चाहिए, तो वो उड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रखता है, उन पार्टिकल्स को, एयर पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। इट होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अराउंड इट मतलब अर्थ के आजू बाजू एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। अब सन की जो रेज आएगी, अल्ट्रावायलेट रेज तो बहुत भयानक होती है, ठीक है, वो आपको हार्म भी पहुंचा सकती है, लेकिन क्या होता है कि हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, एयर पार्टिकल्स की एक थिन लेयर बनी हुई है जो कि हमें बचा के रखती है। तो उससे क्या होता है, जो स्क्रॉचिंग हीट होती है सन की, हार्मफुल रेज जो होती है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, इन सारी चीजों से आपको बचा के रखा जाता है। उस सेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। अब इस एटमॉस्फेयर में ही क्या रहती है, बहुत सारी गैसेस रहती है, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत नैनो पार्टिकल्स भी रहते हैं जो हमें दिखते भी नहीं, हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह से डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, गैसेस रहती है, और वाटर वेपर रेनी सीजन में देखते हैं तो बहुत मॉइस्ट लगता है, ऐसा लगता है चारों तरफ गीला ही गीला हो रहा है, तो वो क्या है, वाटर वेपर्स भी एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। तो ये सारी चीजें भी कहां होती है, एटमॉस्फेयर में होती है। अब चेंज इन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट।
ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर बदलाव होगा तो आपका वेदर और क्लाइमेट में बदलाव हो जाएगा। एग्जांपल से समझिएगा, आप गर्मियों में जब खड़े हैं तो वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, बहुत हॉट रहता है। हॉट कैसा रहता है, क्योंकि सनरेज डायरेक्ट आ रही होती है, गर्मियां बहुत ज्यादा होती है, तो आपका एटमॉस्फेयर अभी गर्म है, वहां पे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, तो इस कारण से आपको गर्मी लग रही होती है, तो वेदर क्लाइमेट कैसा होता है, तब का गर्म होता है। फिर एटमॉस्फेयर अगर बदलेगा कब, विंटर्स में, जब सनरेज नहीं रहेगी तो अब आपको ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय पे एयर पार्टिकल्स ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि सनरेज नहीं होती है। तो उस तरह से जब जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तब तक क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। तीनों स्फीयर पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ में आता है कि किसी एक चीज से आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता है कि सिर्फ लिथोस्फीयर काफी होगा, सिर्फ हाइड्रोस्फीयर काफी होगा, या सिर्फ एटमॉस्फेयर काफी होगा। आपको एक मिक्सचर चाहिए रहेगा। तो मिक्सचर कहां बनता है? वो मिक्सचर बनता है बायोस्फीयर में। और जब बायोस्फीयर में मिक्सचर बनता है किसका, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का, तभी लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लाइफ फॉर्म इज पॉसिबल। अब देखो, एटमॉस्फेयर ये हो गया हवा, ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया और ये लिथोस्फीयर हो गया, तीन चीज जमीन। अब आप किसी भी एक में नहीं रह सकते, आपको तीनों चीजें चाहिए रहेगी। तो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये जो बीच में एक सर्कल बनाया है, तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब आपको पानी भी है, हवा भी है, जमीन भी है, ये जहां पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, ठीक है, जो थिन लेयर होती है जहां पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल होती है, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। और बायोस्फीयर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो लाइफ फॉर्म कहां एग्जिस्ट करता है, बायोस्फीयर में। और ये सारा सब कुछ हमने किस में पढ़ा है, नेचुरल एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा है। अभी आप एक बार स्नैप रिकैप करेंगे तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सारी चीजें मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है। नेचुरल एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है और उसी के साथ साथ एटमॉस्फेयर होता है। ये सारी चीजें अकेले अकेले किसी काम की नहीं है, उनके बीच में जो इंटरैक्टिव जोन रहता है, जैसे ये जो इंटरैक्टिव जोन है जहां पे सारी चीजें मिल रही हैं, उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, मतलब जीवन यहां पर संभव है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें मछली भी आ जाती है, शार्क भी आ जाती है, हम भी आ जाते हैं, शेर भी आ जाता है, सब आ जाते हैं। एक सिस्टम जो किसके द्वारा बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा एक जो सिस्टम बनाया जाता है, विथ ईच अदर एंड विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब ये सिस्टम कैसे बनता है, तो देखो इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको। हम है इंसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास में एक गाय है, ठीक है, गाय भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गई है। तो अब हम दोनों ने मिलकर एक सिस्टम कैसे बनाया है कि हमारा जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं आजू बाजू, फिजिकल फैक्टर्स जैसे मुझे खाने के लिए अनाज चाहिए रहेगा, गाय को खाने के लिए जैसे घास चाहिए रहेगी, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब हमारे आजू बाजू में जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, जो केमिकल इन्वायरमेंट मतलब जैसे हम इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है। केमिकल में पानी भी आ जाता है, तो वो भी हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए रहता है। तो जब क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी इन्वायरमेंट के आजू बाजू, मतलब जो भी उनके बाजू में चीज है, उन सारी चीजों से इंटरैक्ट करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स हो चाहे केमिकल फैक्टर्स हो, चीजों से इंटरैक्ट करने के बाद में जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें करते हैं, उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है इसे भी समझ लो, फिर पूरी कहानी को जो अलग अलग टुकड़ों में पड़ी है एक साथ जोड़ देंगे। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल का मतलब ये होता है कि अभी एनर्जी किसके अंदर थी, उस अनाज के अंदर, जो अनाज में अब क्या करने वाला हूं, कंज्यूम करने। क्या है, वीट के अंदर एनर्जी है। वीट के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में है, वीट के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो वो एक एनर्जी है। ठीक, और लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, ये समझाता हूं। मुझे अगर सरवाइव करना है, उस वीट को कंज्यूम करना होगा, खाना होगा उस वीट को। अब जब मैं उस वीट को खा लूंगा, उस अनाज को खा लूंगा, तो एनर्जी किसके अंदर आ गई, मेरे अंदर आ गई ना। तो वही चीज होती है यहां पे, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। मटेरियल यानी वो वीट खा गया मैं। क्या होता है, इकोसिस्टम कैसे बनता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीवित वस्तु हैं, तो सारे जीवित वस्तु क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इन्वायरमेंट से वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। अब वो जिंदा रहने के लिए यूज करते हैं केमिकल फिजिकल फैक्टर्स, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। और जब वो ये चीज करते हैं तब क्या होता है, ट्रांसफर होता है एनर्जी का और मटेरियल का। आगे इस डेफिनेशन पूरी समझ में याद भी हो गई। तीन चीज ध्यान रखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद में केमिकल फिजिकल फैक्टर्स, और तीसरी चीज है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ये इकोसिस्टम होता है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम, एक बार फिर से, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। आगे समझ में, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट रहता है। जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो वो किस तरह के होंगे वो डिपेंड करता है उनकी इन्वायरमेंट पे। तो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग मतलब क्या है कि वो कैसे एरिया में रह रहे हैं। देखो,
ऊंट राजस्थान में क्यों रह पाएगा? क्योंकि कैमल के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो बिना पानी के काफी दिनों तक चल सकता है, रह सकता है, तो वो डेजर्ट के लिए सूटेबल है। आगे समझ में? वहीं पे अगर मान लो पोलार बियर है, मान लो पोलार बियर को अगर आप छोड़ देते हो डेजर्ट में, तो क्या वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ठंडी जगह में रहना पसंद है, उसकी इमीडिएट सराउंडिंग क्या है? कोल्ड क्लाइमेट होना चाहिए। वैसे ही आप कैमल को ले जाके छोड़ दो पोल्स पे, छोड़ दो अंटार्कटिका पे, छोड़ दो जहां पे बर्फ जमी रहती है, तो कैमल वहां नहीं सर्वाइव कर पाएगा। आया समझ में? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स जो रहते हैं, सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? वो उनकी इमीडिएट सराउंडिंग पर। कैक्टस के पेड़ आपको राजस्थान में मिल जाएंगे, डेजर्ट में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कम पानी में सर्वाइव कर जाते हैं। आया समझ में? लेकिन वही आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट जो केरला में मिल रहे हैं, वैसे के वैसे फॉरेस्ट आपको राजस्थान में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सूखा रहता है, तो वहां पे पेड़ उतने लग ही नहीं सकते हैं। तो ये वही बताया गया है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं? वो उनकी इमीडिएट सराउंडिंग पर, उनके आजू बाजू क्या एटमॉस्फेयर है उस पर डिपेंड करते हैं। रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। और इस तरह से हम जो देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें, ठीक है, और उनकी जो सराउंडिंग है वो क्या बनाती है? वो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती है। तो अब इसको ऐसे सम अप करो आप, डेजर्ट का एक क्या रहेगा? अपने आप में एक इकोसिस्टम रहेगा। कैसे? कि वहां पर रहने वाले जानवर अलग होंगे, वहां पर लगने वाले पेड़ अलग होंगे, वहां पर रहने वाले लोग उस हिसाब से अडेप्टेबल होंगे, वहां का क्लाइमेट वैसा होगा, वहां का एटमॉस्फेयर होगा वैसा, वहां की जो सॉइल होगी वो अलग होगी, तो वो एक इकोसिस्टम बना लेगी, डेजर्ट इकोसिस्टम। आगे समझ में? अब आप सोचो कि एक मछली को आप डेजर्ट में ले जाकर रख दो, तो वो रह लेगी क्या वहां पे? नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि मछली का जो इकोसिस्टम होगा वो अलग होगा, उसे एक तालाब चाहिए रहेगा, तालाब में उसके खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत होगा तो चल जाएगा। इस तरह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप सराउंडिंग के ऊपर वो डिपेंडेंट रहती है, डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, और वो जो डिपेंडेंस रहती है वो मिलके इकोसिस्टम बनाती है। इकोसिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल है हमारे साथ में, जैसे रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होता है कि जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां का एक अलग इकोसिस्टम रहेगा, वहां के जानवर, वहां के पेड़ पौधे अलग रहेंगे। वैसे आप ग्रासलैंड जो प्लेन एरियाज रहते हैं, वहां का इकोसिस्टम अलग होगा, वहां जानवर अलग होंगे, वहां पेड़ पौधे अलग होंगे। ठीक है, डेजर्ट का जैसे मैंने बताया, वहां का इकोसिस्टम अलग होगा, लेक का इकोसिस्टम अलग होगा। क्या रहता है? एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, एक एनवायरनमेंट के साथ में डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है। तो वही वाली बात है, जो जानवर कहां रह रहे हैं? तालाब में रह रहे हैं, उन्हें आप रेगिस्तान में नहीं छोड़ सकते हो। और ऊंट को आप ये नहीं बोल सकते हो कि जाओ समुद्र में जाकर रह लो। पॉन्ड, तो छोटे से छोटा इकोसिस्टम भी एक तालाब के अंदर, एक कुएं के अंदर भी एक इकोसिस्टम बन जाता है। एक मेंढक है, वो कुएं के अंदर रहता है, पूरा जीवन वहां निकाल देता है। तो एक कुएं के अंदर भी इकोसिस्टम होता है, और एक बड़ा सा इकोसिस्टम जैसे ओशियन का भी एक इकोसिस्टम होता है। तो हर चीज का अपना एक इकोसिस्टम होता है, और उस इकोसिस्टम में वो क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। ह्यूमन बींग्स भी कहीं ना कहीं अपनी इन्वायरमेंट के साथ में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, और अपने यूज के हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। तो यही सारी चीजें हम ह्यूमन इन्वायरमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय इंटरैक्टिंग विद इट एंड मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स जब अपनी इन्वायरमेंट के साथ में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करना मतलब कि उनके आजू बाजू जो भी लिविंग, नेचुरल, नॉन नेचुरल सारी चीजें होती है, उनसे इंटरैक्ट करना। जैसे हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। हम पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए हम या तो तालाब ढूंढते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? कुछ भी ग्राउंड वाटर को बाहर लाने का सोर्स लगाते हैं, बोरवेल करवाते हैं, वेल बनाते हैं, ये सारी चीजें। तो उस तरह से इन्वायरमेंट के साथ जब हम क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट करते हैं एंड मॉडिफाई इट, और मॉडिफाई भी कर देते हैं हम उसे। मॉडिफाई करना मतलब उसमें चेंजेस लाना, ताकि हमें फायदा मिल सके। एग्जांपल, पानी पीना है आपको, तो या तो आप तालाब का पास जाओगे, तो या फिर आप क्या करोगे? अपने घर के पास में एक कुआं बनवा लोगे, ठीक है, बोरवेल बनवा लोगे, जिससे आपको पानी मिल जाए। तो आप इन्वायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट करने के साथ साथ आप मॉडिफाई कर रहे हैं इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब आप आपकी जरूरतों के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट करके इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब देखो क्या है, दो कहानियां हैं, दो कहानियां मतलब अर्ली ह्यूमंस की और मॉडर्न ह्यूमंस की। तो पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में ह्यूमन बीइंग्स नेचर पे ही रहते थे ना, वो इकोसिस्टम होता था उनका भी एक, सर्वाइव करने के लिए वो भी नेचर के साथ ही रहते थे। लेकिन पहले के समय में क्या होता था? ह्यूमन बीइंग्स अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे अपनी नीड्स के साथ में, या फिर कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते थे। जैसे पहले भूख लगती थी तो ऐसा नहीं है कि खाना बनाएंगे वो मॉडिफाई करेंगे इन्वायरमेंट को। पहले भूख लगती थी तो जानवर जा रहा है, कोई भी हिरण जा रही, हिरण को पकड़ा, मार दिया और वैसे के वैसे खा गए उसे। तो अर्ली ह्यूमंस बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, ठीक है, वो ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते थे इन्वायरमेंट के साथ में, वो उसे मॉडिफाई नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न ह्यूमंस आते चले गए, जैसे जैसे हम क्या हो गए? टेक्नोलॉजिकली हम डेवलप होते चले गए, हमें स्किल्स मिलती चली गई अलग अलग चीजों की। जैसे हमने फायर की डिस्कवरी कर ली, तो हम वो हिरण जो मारते थे तो उसे क्या करने लगे? पका के खाने लगे, ठीक है, पका के खाने लगे। फिर कहीं से मसाले मिल गए, स्पाइसेस मिल गई, तो हम उसमें स्वाद लाने लगे, चरका मीठा करने लगे उसे। तो मॉडर्न ह्यूमंस क्या करते हैं? मॉडर्न ह्यूमंस ने इन्वायरमेंट के साथ में इंटरैक्शन और उसे मॉडिफाई करना, ये स्पीड अप कर दिया। ये काम उन्होंने क्या कर दिया? तेज कर दिया। किसने तेज कर दिया? मॉडर्न ह्यूमंस ने। कि अर्ली ह्यूमंस ज्यादा क्या करते थे? इन्वायरमेंट को
मॉडिफाई नहीं करते थे, उनकी नीड्स जो रहती थी तो वो इंडिविजुअल नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करके चलते थे। लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं तो उन्हें नई नई टेक्निक सीख ली, या फिर कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। हाउ? ये मॉडर्न ह्यूमंस अपनी इन्वायरमेंट को यूज करना सीख गए थे। तो इन्होंने कैसे किया? दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, तो अब इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, उन्हें कहीं से बीज मिल गए, उस बीज को वो सो करते थे, फिर खेती करना चालू कर दी। तो इस तरह से क्या कर दिया, वो अपने जरूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने लगे। और देखो, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, उन्होंने जानवरों को पालना चालू कर दिया। उन्हें दिख रहा था कि यार वजन बहुत ज्यादा उठाना पड़ता था। अर्ली ह्यूमंस क्या सब अपने कंधे पे उठा के चलते थे सारी चीजें, जैसे गधा है, ठीक है, घोड़ा है, तो क्या करेंगे, इनकी पीठ पर सामान ला दिया करेंगे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, पहले वो घूमते रहते तो कोई घर नहीं होता था, लेकिन फिर जब थोड़ा सा उन्हें समझ आने लगी तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। एक गुफा जो होती है ना, डेन, तो उसमें जाके शेर को भगा दिया और शेर की जगह खुद रहने लगे। तो इस तरह से क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दी। पहले गुफाओं में रहते थे, फिर बाहर आके खुद घर बनाना स्टार्ट कर दिया, पत्थरों से, लकड़ियों से, इन सारी चीजों से। तो ऐसे क्या होने लगा, धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। वो अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना सीख गए और जीना सीख गए। ज्यादा सामान भी ले जाना रहता था, वजन भी काफी ले जाना रहता था, तो वो चक्कों पे ले जाते थे, पहिए पे ले जाते थे, व्हील्स पे ले जाते थे, तो आसानी से चले जाता था। प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड्स, पहले क्या होता था, पहले खाना उतना जितना भूख लगती थी उतना ही खाना, हिरन को पकड़ा, मार दिया, खा लिया, बाकी छोड़ दिया। लेकिन अब क्या है, जब वो खेती करना सीख गए तो उन्होंने देखा कि यार एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लो, उसको स्टोर करके रखेंगे तो कल को जब कुछ नहीं मिलेगा तो खाने के लिए सही रहेगा। तो सरप्लस फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या है, ह्यूमन बीइंग्स जो थे, तो अर्ली ह्यूमंस जो थे, अर्ली ह्यूमंस से मॉडर्न ह्यूमंस तक आते आते उन्होंने काफी कुछ सीख लिया कि इन्वायरमेंट के साथ में कैसे रहना है। नो डाउट टुडे वी आर एबल टू अचीव व्हाटएवर वी वांट। आज उसमें कोई शक की बात नहीं है, हम जो भी चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स को अगर दिख रहा है कि यार ये नदी के उस पार जाना है, उन्होंने ब्रिज बनाना सीख लिया। ह्यूमन बीइंग्स को दिख रहा है कि क्या हमें उड़ना है हवा में, एरोप्लेन बना लिया। तो ये सब कुछ हम कैसे सीख गए, थ्रू इंटरैक्टिंग विथ आवर इन्वायरमेंट। तो हम हमारी इन्वायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट करके, उसे मॉडिफाई करके, हमारी जितनी भी नीड्स होती हैं, हमारी जितनी भी जरूरतें होती हैं, हम हर चीज को अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, बट ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे। हार्मोनियस मतलब क्या है, एक हार्मनी के साथ में, एक पीसफुल नेचर के साथ में हमें यह सीखना होगा कि हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कल हम इस हद तक मॉडिफाई कर दें कि हमें सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। जैसे आज के समय में हम एग्जांपल देखें, पेड़ काटते थे घर बनाने के लिए, जैसे यहां पे देखा ना, द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। आप सेटल्ड लाइफ जी रहे हो तो आप पेड़ काट रहे हो, लेकिन आपने इतने पेड़ काट दिए कि अब आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो यहां पे ये ध्यान रखना होगा क्या, कि ह्यूमन बीइंग्स सब कुछ अचीव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, सारी चीजें आ गई, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स ये नहीं सीखते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ एक हार्मोनियस वे में रहना है, कह सकते हैं एक शांतिपूर्ण तरह से रहना है, तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। चैप्टर कंप्लीट होता है। पहला अगर वर्ड ओरिजिन देखें, इन्वायरमेंट जो हमारा चैप्टर है, इन्वायरमेंट वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ? इन्वायरमेंट वर्ड ओरिजिनेट हुआ है एक फ्रेंच वर्ड से। तो फ्रेंच वर्ड है एक एनवॉर्नर या फिर एनवॉर्न, का मीनिंग होता है नेबरहुड, ठीक है। नेबरहुड का मतलब ये होता है कि आपके जो आजू बाजू में है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हमारे आजू बाजू जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, इन्वायरमेंट होती है। अब उस चीज को पढ़ने के बाद में आपको समझ आया होगा या फिर ध्यान आ गया होगा कि हम क्यों बोलते हैं कि हमारे आजू बाजू की हर चीज इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो रूट शब्द है उसका, ठीक है, जो रूट वर्ड है वो इन्वॉर्नर से बना है, फ्रेंच वर्ड से, और जिसका मतलब ही क्या होता है, नेबरहुड होता है, ठीक है। 5 जून जो होता है, हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बार्टर सिस्टम, अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, बार्टर सिस्टम पर डिपेंडेंट रहते थे। तो इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। आज आपको चॉकलेट लेने जाना है दुकान पे, तो आप चॉकलेट वाले को क्या दे के आओगे, पैसे दे के आओगे, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मनी को यूज नहीं किया जाता था, पहले चीजों को बदलने के लिए चीजें इस्तेमाल की जाती थी। आपको ये क्या चाहिए, ये स्टाइलर चाहिए, ठीक है, मार्कर चाहिए आपको, तो अब आप मुझे क्या देंगे, बदले में पैसे देंगे आज तो। लेकिन अगर हम इस ट्रांजैक्शन को बार्टर सिस्टम के हिसाब से करें, ठीक है, तो आप क्या देंगे, आप उधर से मान लो मुझे क्या एक कॉपी दे देते हो, मैं आपको ये मार्कर दे दूंगा, तो ये हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो गया। तो पहले ऐसे ही ट्रांजैक्शन होता था, जैसे इन अंकल को क्या चाहिए, फिश चाहिए, तो ये फिश इनसे ले लेंगे और इन्हें मीट दे देंगे, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। यहां पे क्या है, इनके पास में फ्रूट्स हैं, इनके पास में क्या है, एनिमल्स हैं, तो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। आगे समझ में? तो पहले आपकी जो भी जरूरतें रहती थी, तो आप पहले जरूरतें कैसे पूरे करते थे, पहले आप आपकी जरूरतों को इस तरह से पूरा करते थे, आप क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे गुड्स को। तो बार्टर सिस्टम, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना पैसे के इस्तेमाल किए गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। और आज हम क्या करते हैं, आज हम गुड्स
गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन पैसों के थ्रू। आपको जो चाहिए आप पैसे दे दो, उन्हें जो चाहिए रहेगा वो पैसे देके खरीद लेंगे। क्योंकि अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, हमने बताया था कि बहुत सिंपल लाइफ जीते थे वो, तो उनके पास पैसा तो होते नहीं थे, मनी तो इन्वेंट ही नहीं हुआ था उस समय पे। तो जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस समय पे वो क्या करते थे, उनके पास जो भी सामान रहता था तो वो दूसरे को दे देते थे, दूसरे से कुछ सामान ले लेते थे। तो अर्ली ह्यूमंस इस तरह से इस सिस्टम में डिपेंडेंट थे, इस सिस्टम में जी रहे थे। क्लियर है? अब हमारा चैप्टर जो है थ्योरी पार्ट पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।